हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है इकोटोन एंड एज इफेक्ट। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन, कॉजेज ऑफ इकोटोन फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ इकोटोन, एज इफेक्ट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इकोटोन एंड एज इफेक्ट, थ्रेड्स टू इकोटोन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इकोलॉजी में जब दो अलग अलग इकोसिस्टम्स या हैबिटेट्स एक दूसरे से मिलते हैं तो एक ऐसा ट्रांजिशनल क्षेत्र बनता है जहां दोनों सिस्टम्स की विशेषताएं पाई जाती हैं। इस क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है और इसमें जो विशेष इकोलॉजिकल असर होता है उसे एज इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दो इकोसिस्टम जब मिलते हैं तो इकोटोन का निर्माण होता है। डेफिनेशन देखेंगे। इकोटोन दो विभिन्न इकोसिस्टम के बीच का एक ऐसा क्षेत्र जहां दोनों की इकोलॉजिकल विशेषताएं ओवरलैप करती हैं और एक नया मिश्रित हैबिटेट बनाती हैं। एज डिफेक्ट यह इकोलॉजिकल फेनोमेनन जिसमें इकोटोन में स्पीसीज रिचनेस, पॉपुलेशन डेंसिटी और इंटरैक्शन नेबोरिंग हैबिटेट्स की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन। पहला है ट्रांजिशन जोन। इकोटोन दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच की बाउंड्री एरिया होती है जहां यह जोन ग्रेजुअली एक इकोसिस्टम से दूसरे की तरफ बदलता है। सेकेंड है हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी। इकोटोन में दो इकोसिस्टम की स्पीसीज पाई जाती है, साथ ही कुछ एक्सक्लूसिव स्पीसीज भी होती है। इस कारण यहाँ पर स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होती है। थर्ड है एज्ड इफेक्ट। इकोटोन में स्पीसीज इंटरेक्शन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है जिसे एज्ड इफेक्ट कहते हैं। इसमें कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो केवल इकोटोन में ही पाई जाती है, यह इन्हें एज्ड स्पीसीज कहा जाता है। नेक्स्ट है सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। इकोटोन एरियाज इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए ये जोन्स अक्सर अर्ली इंडिकेटर्स बन जाते हैं क्लाइमेट चेंज या डिस्टर्बेंस के। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ इकोटोन फॉर्मेशन। इकोटोन फॉर्मेशन के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है क्लाइमेटिक वेरिएशन। जब टेम्परेचर, रेनफॉल या ह्यूमिडिटी जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स ग्रेजुअली चेंज करते हैं तो दो इकोसिस्टम के बीच ट्रांजिशन जोन बनता है, जैसे डेजर्ट और ग्रासलैंड के बीच का जोन। सेकेंड है ट्रोफोग्राफिकल डिफरेंसेस। एलिवेशन, स्लोप या सॉइल टाइप जैसे फिजिकल फीचर्स भी हैबिटेट चेंज का कारण बनते हैं, जैसे पहाड़ी और घाटी के बीच इकोटोन बनना। थर्ड है सॉइल कॉम्पोजिशन। जब सॉइल टाइप या उसकी फर्टिलिटी में बदलाव होता है तो वेजिटेशन भी बदलती है और इकोटोन डेवलप होता है। यह अक्सर फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच दिखता है। नेक्स्ट है वाटर अवेलेबिलिटी। जहाँ पानी की मात्रा एक हैबिटेट से दूसरी में बदलती है वहाँ इकोटोन बनता है, जैसे वेटलैंड्स और अपलैंड्स के बीच का क्षेत्र। नेक्स्ट है बायोटिक फैक्टर्स। स्पीसीज इंटरेक्शन जैसे ग्रेजिंग, सीड डिस्पेrsal या ह्यूमन एक्टिविटीज भी न्यू इकोटोन क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी यह ह्यूमन इंड्यूस्ड एज इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर और डिस्टर्बेंस। फ्लूड्स, फायर या स्टॉर्म्स इकोसिस्टम बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते हैं, जिससे टेम्पररी या परमानेंट इकोटोन बन जाते हैं, जैसे फायर अफेक्टेड फॉरेस्ट के आसपास ग्रासलैंड बनने लगना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इकोटोन। इकोटोन के मुख्य प्रकार निम्न है। पहला है नेचुरल इकोटोन। यह नेचुरली फॉर्म होते हैं जहां दो इकोसिस्टम धीरे धीरे मिलते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। एग्जाम्पल है फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच का ग्रेजुअल ट्रांजिशनल जोन। सेकेंड है आर्थ्रोपोजेनिक सॉरी एंथ्रोपोजेनिक इकोटोन। यह ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बनते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, डिफोरेस्टेशन या अर्बनाइजेशन से। एग्जाम्पल खेत और फॉरेस्ट के बीच बना बाउंड्री जोन। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक इकोटोन। जहां दो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स बनते हैं जहां वहाँ क्लाइमेटिक इकोटोन बनता है। एग्जाम्पल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और सवाना के बीच का क्षेत्र। नेक्स्ट है एल्टीट्यूडिनल इकोटोन। एल्टीट्यूड के बदलाव के कारण बनने वाला इकोटोन, जैसे हिल बेस के ऊपर की ओर वेजिटेशन चेंज होना। एग्जाम्पल है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेचर फॉरेस्ट की बीच की सीमा। नेक्स्ट है एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल इकोटोन। वाटर बॉडीज और लैंड के मिलने वाली बाउंड्री इकोटोन कहलाती है। एग्जाम्पल है लेक शोर, मैंग्रोव्स और रिवर बैंक्स जहाँ एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। नेक्स्ट है एज इफेक्ट जोन।
यह जोन उन स्पीसीज के लिए बहुत प्रोडक्टिव होता है जो दोनों इकोसिस्टम की बाउंड्रीज पर थ्राइव करते हैं। यह जोन अक्सर बायोडाइवर्सिटी में रिचेस्ट होता है। नेक्स्ट है एज इफेक्ट माइनिंग एंड इम्पोर्टेंस मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। एज इफेक्ट उन फेनोमेनन को कहते हैं जब दो अलग अलग इकोसिस्टम की बाउंड्री पर स्पीसीज की संख्या और विविधता बढ़ जाती है। पहला है हाई बायोडाइवर्सिटी। इकोटोन में दोनों एडजेसेंट इकोसिस्टम की स्पीसीज के साथ साथ कुछ यूनिक एज्ड स्पीसीज भी पाई जाती है, जिससे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है। सेकेंड है स्ट्रॉन्गर इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। एज जोन्स में इकोलॉजिकल इंटरेक्शन जैसे प्रेडेशन, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल और कंपटीशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एक्टिव होते हैं। थर्ड है एज स्पीसीज टाइप। कुछ ऑर्गेनिज्म विशेष रूप से इकोटोन में पनपते हैं जिन्हें एज स्पीसीज कहा जाता है। ये स्पीसीज दोनों इकोसिस्टम की ट्रेड्स को अडाप्ट कर लेती है। नेक्स्ट है इन्वेसिव स्पीसीज। एज एरियाज में हैबिटेट डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, जिससे इन्वेसिव स्पीसीज को एंट्री और स्प्रेड करने का मौका मिल जाता है। इससे अंदर की कोर इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स। इकोटोन और एज इफेक्ट जोन्स इकोसिस्टम हेल्थ और इन्वायरमेंटल चेंजेस के अच्छे इंडिकेटर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इकोटोन एंड एज इफेक्ट। इकोटोन और एज इफेक्ट का पारिस्थितिकी महत्व निम्नलिखित है। पहला है हाई बायोडाइवर्सिटी। इकोटोन में दो अलग अलग इकोसिस्टम की स्पीसीज के साथ कुछ विशेष एज इफेक्ट भी पाए जाते हैं, इससे स्पीसीज रिचनेस और इकोलॉजिकल वैरायटी बढ़ती है। सेकेंड है इंडिकेटर ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ। इकोटोन जोन्स में बदलाव बहुत जल्दी दिखाई देता है, इसलिए ये क्षेत्र पर्यावरणीय परिवर्तन और हैबिटेट डिस्टर्बेंस के अच्छे इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं। थर्ड है एक्टिव इकोलॉजिकल इंटरैक्शन। एज जोन्स में इंटरैक्शंस जैसे पॉलिनेशन, कंपटीशन, प्रिडेशन और डिस्पर्सल बहुत अधिक होते हैं। इससे इकोलॉजिकल प्रोसेस तेजी से चलते हैं। नेक्स्ट है स्पीसीज एडाप्टेशन एंड एवोल्यूशन। इकोटोन में स्पीसीज को दो अलग अलग इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है, जिससे एडाप्टेशन और एवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। इकोटोन जोन्स में दोनों एडजॉइनिंग इकोसिस्टम के रिसोर्सेज उपलब्ध होते हैं, जिससे ऑर्गेनिज्म को अधिक फीडिंग, शेल्टर और नेस्टिंग ऑप्शंस मिलते हैं। नेक्स्ट है थ्रेट्स ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज। हालांकि एज्ड जोन्स बायोडाइवर्सिटी बढ़ाते हैं, पर ये इन्वेसिव स्पीसीज के लिए एंट्री पॉइंट भी बन सकते हैं, जिससे अंदर के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट है थ्रेट्स टू इकोटोन। इकोटोन को प्रभावित करने वाले कारक प्रमुख खतरे निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। जब फॉरेस्ट, वेटलैंड्स या ग्रासलैंड को ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर या अर्बनाइजेशन से टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो इकोस्टोन का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों प्रभावित होता है। सेकंड है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इकोटोन को नष्ट कर देता है, जिससे एज्ड स्पीसीज और इकोलॉजिकल बैलेंस पर बुरा असर पड़ता है। थर्ड है क्लाइमेट चेंज। टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न्स में बदलाव से इकोसिस्टम की बाउंड्रीज शिफ्ट हो जाती है, जिससे पुराने इकोटोन्स खत्म हो सकते हैं या नए बन सकते हैं, जिससे इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी पैदा होती है। नेक्स्ट है पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स से सॉइल और वाटर कॉन्टामिनेशन होता है, जिससे इकोटोन की बायोडाइवर्सिटी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है इन्वेसिव स्पीसीज। इकोटोन्स नई स्पीसीज के लिए एंट्री पॉइंट्स बन जाते हैं। ये इन्वेसिव स्पीसीज नेटिव फ्लोरा और फन्ना को रिप्लेस कर सकती है और इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। इकोटोन और एज इफेक्ट किसी भी इकोसिस्टम की डायनेमिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में मदद करता है। ये क्षेत्र न सिर्फ स्पीसीज रिचनेस बढ़ाते हैं, बल्कि इकोलॉजिकल इंटरैक्शन के विविध स्वरूपों के उदाहरण भी देते हैं। कंजर्वेशन और सस्टेनेबल प्लानिंग के लिए इकोटोन्स का समझना अत्यधिक आवश्यक है। यह क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बन सकते हैं, बशर्ते कि इन्हें इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को बनाए रखा जाए इनकी इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को बनाए रखा जाए। रेफरेंस है इकोलॉजी बाय पी डी शर्मा, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस बाय कॉन्जिनम
एंड www.youtube.com नोट्स पाया। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।